Hello friends, welcome to all. Today's our lecture on unsymmetrical fault calculation. So in this chapter we study about unsymmetrical fault. In a previous chapter we study about symmetrical fault, and we know that in symmetrical fault there are double line to ground fault, triple line to ground fault or triple line fault which are produce a short circuit current, and it's called a symmetrical fault. सो जो ये टाइप ऑफ फॉल्ट है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, जब तीनों लाइन एक साथ कनेक्ट हो जाए तो ये फॉल्ट जो है वो जनरेट होता है। और इस फॉल्ट के अंदर हमें मालूम है कि जो फॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसके रिलेटेड जो भी करंट है उस करंट की वैल्यू जो है वो 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री डिस्प्लेस होगी। यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो उसके अंदर सपोज करंट IA, IB और IC जो है फॉल्ट करंट की वैल्यू है, तो उसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री होगा, यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में होगा। जो हमारा प्री फॉल्ट कंडीशन थी वो भी बैलेंस कंडीशन में होगी, और जब पोस्ट फॉल्ट में हमारा फॉल्ट करंट होगा वो भी बैलेंस कंडीशन में होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो फॉल्ट जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए हम जो उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन वन फेज पर बेस में करेंगे, यानी कि एक फेज की कैलकुलेशन करके तीनों की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया था कि सपोज हमने I1 की वैल्यू फाइंड की है, तो IB की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री IA से होगी और IC की वैल्यू 240 डिग्री IA से होगी, यानी कि तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो उस टाइप के जो फॉल्ट है वो फॉल्ट जो है उसके अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमने अभी तक देखी, और उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो भी हमने सोल्व किए। अब हम जो बात करने वाले हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट था वो ज़्यादातर तौर पर ट्रांसमिशन लाइन में हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर तौर पर ट्रांसमिशन लाइन में हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो देखने को मिलता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो कितने टाइप से थे वो भी हमने जाना था। वो था डबल लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और हमें मालूम है कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है उसके अंदर जो हमें फॉल्ट की वैल्यू मिलेगी उसके बीच में फॉल्ट करंट की वैल्यू मिलेगी, उसके बीच में हमें 120 जो है वो एंगल नहीं मिलेगा। वो कोई भी जो है वो रैंडम वैल्यू हमें एंगल की मिलेगी। यानी कि अगर ये जो है वो हमारा 30 है और ये 140 है, यानी कि तीनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें इक्वली नहीं मिलेगा। तो ये फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन हम वन फेज पर बेस में हम नहीं कर सकते। यानी कि एक फेज की कैलकुलेशन कर डाले और उसके ऊपर से हम तीनों फेज की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ले, वो हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में नहीं कर पाएंगे। और ये जो फॉल्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन में बोला उसी तरह ज़्यादातर तौर पर ये फॉल्ट होता है, और उसमें भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये फॉल्ट जब ज़्यादा मिलता हो उसका मतलब हमें उसकी जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। अब हम फॉल्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे, उससे हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू मिलेगी, फॉल्ट MVA की वैल्यू मिलेगी। उस फॉल्ट MVA और करंट की जो वैल्यू है फॉल्ट करंट की, उससे हम क्या करेंगे, उस फॉल्ट करंट को हम रिले को देंगे और रिले जो है वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा। उससे जो है वो हमें जो है सिस्टम को हम अलग कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए हम जो है वो फॉल्ट करंट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ तक हमने जाना तो हमें मालूम हुआ कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन हमें वन फेज पर बेस में कर डाली। यहाँ पर वो जो है वो हम ले नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो किरचॉफ लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं ये फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए। यानी कि कोई भी अगर सर्किट हो उस सर्किट में हम किरचॉफ्स KVL या KCL लॉ जो है उसको यूज़ करके भी हम
करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये अगर कोई एक सर्किट हो सपोज, तो उसके लिए हम अगर फाइंड करें वैल्यू तो वो सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, और जो है वो वाइड रेंज में हम हमारी जो पावर सिस्टम है वो वाइड रेंज में है, उसके कारण जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी बहुत ही वाइड रेंज में है, तो उसकी कैलकुलेशन करना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का यूज करते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड हमने जो अभी बात की थी अगले लेक्चर में, वो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस थी। ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड है। ये दोनों के नाम एक जैसे है तो कंफ्यूज ना हो, ये अलग मेथड है हमारी। इस मेथड से हम क्या करेंगे कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है उस अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को की कैलकुलेशन हम इस मेथड से करेंगे। तो अब पहले हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड के बारे में सभी कुछ जानेंगे, फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट कंपोनेंट मेथड जब हमारी हमें पूरी तरह से आ जाए उसके बाद हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो नाउ सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है वो डॉक्टर फोर्टस्क्यू ने 1918 में फाइंड की थी। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है वो क्या है, तो एनी अनबैलेंस सिस्टम ऑफ थ्री फेज करंट और वोल्टेज मे बी रिगार्ड्स बीइंग कंपोज्ड ऑफ थ्री सेपरेट सेट्स ऑफ बैलेंस वेक्टर। यानी कि जो अनबैलेंस कंडीशन में हमारे पास जो भी थ्री फेज सिस्टम है कि जिसके अंदर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो हमें 120 नहीं मिलता है, यानी कि ये जो अनबैलेंस सिस्टम है वो अनबैलेंस सिस्टम है वो तीन अलग अलग बैलेंस सिस्टम के कंपोज्ड होने के कारण बनती है। ऐसा जो सिस्टम है वो हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है उसके अंदर हमें मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो फोर्टस्क्यू ने हमें दिया है कि ये जो अनबैलेंस सिस्टम है वो तीन बैलेंस सिस्टम हमारी जो है उन तीन बैलेंस सिस्टम से बनती है। तो अब ये जानते हैं कि ये तीनों बैलेंस सिस्टम जो है वो क्या है। अब जो पहला हमने बात की उसी तरह कि जो हमारा जो भी अनबैलेंस सिस्टम था वो तीन बैलेंस जो सिस्टम है उन तीनों को कंपोज करके हमें अनबैलेंस सिस्टम मिलता है। तो अब ये तीनों जो बैलेंस सिस्टम है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है वो बैलेंस सिस्टम ऑफ थ्री फेज करंट हैविंग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। बैलेंस सिस्टम ऑफ पॉजिटिव of three phase current having positive phase sequence, and it's called positive phase sequence component. Positive phase sequence कंपोनेंट, यानी कि पहला जो सेट है वो हमारा जब पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारी पूरी सिस्टम बैलेंस कंडीशन में हो ऐसा पहला सेट मिलता है। यानी कि ये जो है वो हमारा थ्री फेज है। तो ये हमारा सपोज हमारा आर वाई बी हम कंसिडर करते हैं, तो आर ये वाई और ये बी है। तो आर वाई बी हमें पॉजिटिव सीक्वेंस में उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है, यानी आर वाई और बी जो है, और तीनों के बीच में हमें 120 डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये जो है वो हमें पहला कंपोनेंट मिला। जो अनसिमेट्रिकल हमारा जो फॉल्ट था या अनसिमेट्रिकल जो हमारे पास वेव फॉर्म था उसका हमें तीन जो है बैलेंस कंडीशन हमें मिलती है। उसमें से पहली जो है ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, तो जो हमें आर वाई बी मिलता है और 120 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये पूरा बैलेंस सिस्टम जो हमारा थ्री फेज का है उसी तरह का हमें एक वेव फॉर्म जो है वो मिलता है, एक जो हमें बैलेंस सिस्टम मिलता है फेज सीक्वेंस। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है
कि बैलेंस सिस्टम जो है अ बैलेंस सिस्टम ऑफ 3 फेज नेगेटिव और opposite phase sequence, and it's called negative phase sequence component. Balance system of 3 phase negative और opposite phase sequence, it's called negative phase sequence. यानी कि जो हमारा जो दूसरा मिलेगा वो उसमें हमें सपोज हमारा आर वाई बी जो है वो हमारा फेज सीक्वेंस है, तो हमें यहाँ पर आर वाई बी की जगह आर बी वाई मिलेगा और तीनों के बीच में हमें 120 डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिलेगा। तो ये बैलेंस कंडीशन में भी हमें मिल जाएगा और तीनों का जो फेज सीक्वेंस है वो हमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट जो है वो अनबैलेंस कंडीशन का हमें मिला। अब तीसरा कंपोनेंट जो है वो देखते हैं। A system of 3 current equal in magnitude, a system of 3 current equal in magnitude and having zero phase displacement and it's called zero sequence component. The system of 3 current equal in magnitude, यानी कि तीनों करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल है और तीनों के बीच में जो फेज सीक्वेंस हमें मिलेगा वो जो है वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर मिलेगा। यानी कि तीनों जो है वो हमें इस तरह से मिलेंगे। ये तीनों हमारे फेज है, यानी आई आर आई वाई आई आर जीरो आई वाई आई बी, ये जो है वो हमें तीनों जो फेज है वो हमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट में हमें मिला और तीनों की मैग्नीट्यूड जो है वो हमें इक्वल मिलती है। तो अब यहाँ पर हमने जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट था, यानी कि सपोज हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कुछ इस तरह सा है, यहाँ पर हमें किसी भी डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है और तीनों का करंट आई आर आई वाई और आई बी है। इन तीनों को हमें ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल जो हमारा जो भी है उसका हमें 3 कंपोनेंट जो है वो मिलते हैं। वो 3 कंपोनेंट में से जो पहला कंपोनेंट था वो क्या था, हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस, यानी कि आर वाई बी, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो आई आर आई वाई और आई बी। उसी तरह दूसरा हमें जो कंपोनेंट मिलता है उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आई आर आई बी और आई वाई। और तीसरा जो हमें मिला उसमें तीनों में जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट थी और उसमें जो करंट फ्लो हुआ आई आर आई वाई और आई बी। सो ये तीनों जो है ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो इसको हम 1 डिनोट कर देंगे सभी को, यानी आई आर 1 आई वाई 1 आई बी 1, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। उसी तरह जो हमारा जो नेगेटिव सीक्वेंस है उसको हम 2 से डिनोट करेंगे, आई आर 2 आई बी 2 एंड आई वाई 2। और जो हमारा ज़ीरो सीक्वेंस है उसको हम नोड से डिनोट कर देंगे, यानी आई आर नोड आई वाई नोड एंड आई बी नोड। सो ये तीनों जो है उसकी हम जो है नेमिंग इसी तरह से करेंगे। अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है एक्चुअल में क्या है, यानी कि ये हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट था और तीनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट जो था वो फेज डिस्प्लेसमेंट वो भी अलग था और तीनों की मैग्नीट्यूड जो है वो अलग थी। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब 3 बैलेंस सिस्टम है, एक पॉजिटिव सीक्वेंस, एक नेगेटिव सीक्वेंस और एक जो है वो ज़ीरो सीक्वेंस। तो ये तीनों जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों जो कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट जो है वो सभी का अगर हम कंपोज करेंगे यानी कि तीनों को मिलाएंगे
तो हमें ये जो अनसिमेट्रिकल करंट है या फिर अनसिमेट्रिकल जो हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें अनसिमेट्रिकल फेस की जो ये सिस्टम है वो हमें मिल जाएगी, जो ओरिजिनल अनबैलेंस सिस्टम है वो हमें मिल जाएगी। यानी कि ये जो सपोज आर फेज की बात करते हैं तो ये बैलेंस कंडीशन में जो आई आर फेज पॉजिटिव सीक्वेंस का है, उसका नेगेटिव सीक्वेंस का है, उसका और जीरो सीक्वेंस का है, तीनों का हम टोटल लेते हैं तो हमें हमारा अनबैलेंस सिस्टम का आई आर करंट की वैल्यू मिलती है। उसी तरह IB1, IB2 और जो जीरो सीक्वेंस है तीनों का सम लेंगे तो हमें IB की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह IY का तीनों का सम लेंगे तो हमें IY जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब हमारे पास अनबैलेंस सिस्टम थी पहले, तो वो अनबैलेंस सिस्टम में हम जो है वो पर फेज वैल्यू पर उसकी जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर सकते क्योंकि तीनों के फेज डिफरेंस अलग अलग है। अब हमारे पास 3 बैलेंस सिस्टम आ गई है। अब ये तीनों बैलेंस सिस्टम का अगर हम अलग अलग जो है वो एक फेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो है तीनों का सम ले लेंगे तो हमें तीनों की जो है जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो सब हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले ये तीनों की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। यानी कि आई आर अगर ले, आई आर करंट जो है जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में करंट फ्लो हो रहा है आई आर, उसकी वैल्यू हम क्या होगी, IR1 पॉजिटिव सीक्वेंस में जो करंट है आर फेज में वो, प्लस नेगेटिव सीक्वेंस में जो करंट है IR2 एंड जीरो सीक्वेंस में है IR नोड। उसी तरह IY के बारे लिख सकते हैं IY1 प्लस IY2 प्लस IY नोड। उसी तरह IB के लिए IB1 प्लस IB2 प्लस IB नोड। यानी कि ये तीनों वैल्यू जो है IR, IY एंड IB, ये तीनों वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों बैलेंस कंडीशन का कंपोज्ड हमें जो है वो हमारा अनसिमेट्रिकल वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। अब ये जो है IR1, IB1 ये सभी जो वैल्यू है उसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या नोट करेंगे यहाँ पर कि जो बैलेंस सिस्टम है वो तीनों जो बैलेंस सिस्टम है वो तीनों बैलेंस सिस्टम जो है वो हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट है अनबैलेंस सिस्टम के। दूसरा, ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट थियरी है वो हम करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वही जो थियरी है वो सेम हम वोल्टेज के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, हम जो हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता सिस्टम के अंदर, ये सिर्फ हम न्यूमेरिकल जो हमारा इवोल्यूट करने के लिए, एनालिसिस के लिए ही हम ये अलग अलग 3 कंपोनेंट हमने लिए हुए हैं। एक्चुअल में तो हमारा ये जो है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो ही सिस्टम में फ्लो करता है। और जो अगर बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में जो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमारा रहेगा वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वही रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये RYB में है और 120 डिस्प्लेसमेंट में है। तो यानी कि ये जो है वो एक्चुअल में बैलेंस कंडीशन जो हमारी रियल बैलेंस कंडीशन है, नॉर्मल बैलेंस कंडीशन उसी तरह का है। यानी अगर बैलेंस कंडीशन में सिस्टम हुई तो पॉजिटिव सीक्वेंस ही रहेगा, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है वो जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये तीनों जो करंट है IR, IY और RB वो हमें मिलेंगे किस तरह से, ये तीनों के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि IR1, IR2, IR0, IY1, IY2, IY0, IB1, IB2, IB0, यानी कि ये सभी वैल्यू जो है वो हमें पहले फाइंड करनी होगी। उस सभी वैल्यू से हमें ये तीनों करंट की वैल्यू जो है वो मिलेगी। अब ये तो हमारी बैलेंस कंडीशन में है, ये भी बैलेंस कंडीशन में है नेगेटिवली, और ये जीरो कंडीशन में है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, यानी कि तीनों में सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो IR1 है
उसके रिस्पेक्ट में IR2 की वैल्यू, उसके रिस्पेक्ट में IR नोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी तरह IY की वैल्यू जो है उसमें IY1 की वैल्यू, IY1 के रिस्पेक्ट में IY2 की वैल्यू और IY नोड की वैल्यू, और IB2 की वैल्यू और IB नोड की वैल्यू IB1 के रिस्पेक्ट में, ये हम फाइंड करेंगे। और उसके लिए हम ऑपरेटर के बारे में जानेंगे और ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जो देखा उसमें क्या था कि जो भी हमारा हमने जो है वो अनसिमेट्रिकल फोल्ड के बारे में हमने जाना। जो सिमेट्रिकल फोल्ड था उसमें तीनों जो फोल्ड है वो जो फोल्ड तीनों जो फोल्ड करंट है तीनों फेज में, उसमें हमें 120 डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और अनसिमेट्रिकल फोल्ड में जो है वो फेज डिस्प्लेसमेंट हमें अनइक्वल मिलता है। तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम वन फेज पर सिस्टम से हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो है वो क्या थी कि उसके अंदर हम ये अनबैलेंस सिस्टम के 3 कंपोनेंट लिए। 3 कंपोनेंट में पहला था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव जो था हमारा RYB फेज़ में, उसी तरह नेगेटिव जो था हमारा वो RBY फेज़ में, यानी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जीरो जो होगा वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पर मिलेगा। इन तीनों कंपोनेंट का हम कंपोजिट लेंगे तो हमें अनबैलेंस सिस्टम मिल जाएगी। और तीनों के लिए हमने तीनों का करंट लिया IR1, उसी तरह IR2 और IR नोड, और तीनों फेज़ के इसी तरह के करंट लिए। इन तीनों का सम करके हमें IR की वैल्यू मिलेगी, उसी तरह IY की वैल्यू मिलेगी और IB की। अब ये तीनों को जो है वो R2 जो है IB1 है, उन सभी करंट जो है उसका अलग अलग जो है ऑपरेटर लेंगे, और ऑपरेटर से हम जो है इस सिस्टम को हम रिड्यूस करेंगे। वो सब हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।